हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। सो लास्ट क्लास में हमने रोटेशनल मोशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था। आज हम उसी सीरीज में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वेरियस टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो अभी आपको पता होगा यूपी में एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की पोस्ट निकल चुकी है, जिसमें जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप यहाँ से उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सेंट्रल फोर्स मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व। तो पहले तो सेंट्रल फोर्स मोशन होता क्या है। जब भी हम सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं तो कोई ऐसा फोर्स, मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स ग्रेविटेशनल भी हो सकता है ये चार्ज पार्टिकल्स हैं एक दूसरे पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहे हैं, या दो मैग्नेट हैं एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं। तो जब भी दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं तो अगर उनका फोर्स उनके सेंटर टू सेंटर जो लाइन कनेक्ट कर रही है, ज्वाइन कर रही है, उसके अलोंग होता है, अगर उनमें लगने वाला फोर्स जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन है उसके अलोंग अगर लगेगा तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। तो जो भी मैंने आपको एग्जांपल, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, कैसे फोर्सेस हैं, इनको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रल फोर्स के अंदर अगर कोई बॉडी के ऊपर सेंट्रल फोर्स वर्क कर रहा है तो उस सेंट्रल फोर्स मोशन के अंदर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी कंजर्व होती है। तो आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल फोर्स मोशन के अंदर जो क्वांटिटी कंजर्व रहती है दैट क्वांटिटी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन सेंट्रल फोर्स मोशन। इस बात को आपको ध्यान देना है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कोलिजन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज परफेक्टली इलास्टिकल व्हेन देयर। अब दो तरह के, इसको समझने से पहले हमारे पास, आपको ध्यान रखना होगा, हमारे पास दो तरह के कोलिजन्स होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज कंजर्व होती हैं, ये आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो इलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर दो क्वांटिटीज कंजर्व होती हैं। पहला दैट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम वहाँ पर कंजर्व रहता है। दूसरा, वहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो दोनों क्वांटिटीज यहाँ पर क्या रहती हैं, कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन, जब दो बॉडीज आपस में इलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व होता है, जो मोमेंटम होगा दोनों सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, वो तो कंजर्व होगा। जब दो बॉडीज आपस में इस तरह से टकराती हैं एक दूसरे पर तो वो दोनों के अंदर मोमेंटम, इनइलास्टिकली अगर वो टकराएंगी तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होती है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। सो इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन देयर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर फुल्ली कंजर्व्ड, या लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर फुल्ली कंजर्व्ड ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक मोशन। वैसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ऐसा कोई सिस्टम हम क्रिएट नहीं कर सकते जहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक हो। तो ध्यान देना, ये अपने आप में आइडियल कंडीशन है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन। तो आपको इस वर्ड का ध्यान देना है, इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है। अभी आपको मैंने बताया, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो ये आसान क्वेश्चन था। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ देन द फोर्स इज ऑफ विच टाइप। यह आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा और अपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा होगा कि जब भी एक बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएं और पॉइंट ए से वो बॉडी कहाँ चली जाए फोर्स लगा करके, मान लीजिए किसी भी पाथ के थ्रू पॉइंट बी पर चला जाए,
अब बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, ये पाथ 1 है, ऐसे ये पाथ 2 हो सकता है, ऐसे ये पाथ 3 हो सकता है। तो डिफरेंट पाथ के थ्रू वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा सकता है। ड्यूरिंग दिस पाथ चेंज, अगर वो अपने पोजीशन चेंज के दौरान अगर वो किसी भी एक पाथ को लेता है, मान लीजिए उसने पाथ 1 लिया, पाथ 2 लिया, पाथ 3 लिया, और जब हमने वर्क किया तो तीनों पाथ से रिलेटेड जो भी वर्क डन आया वो सेम आया, मतलब इससे फ़र्क पड़ा ही नहीं हम किस पाथ से गए, बस इस बात से फ़र्क पड़ा कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कौन सी थी। तो ऐसे पॉइंट में जहाँ पर पाथ इंडिपेंडेंट अगर हम वर्क डन देखें कि वर्क डन हमारा पाथ इंडिपेंडेंट है, जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा हमारे पास कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर, कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो जब भी किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, दे ओनली सोलली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो आपको ध्यान रखना है। और जब पाथ डिपेंडेंट की बात आ जाएगी तो नॉन कंजर्वेटिव यहाँ पर फोर्सेज या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात करेंगे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पाथ डिपेंडेंट होगा, जो उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा, तो नॉन कंजर्वेटिव होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा तो वो कंजर्वेटिव होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ। आपको यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कब होगा और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कब होगा। तो दो चीजें हमारे पास, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों का कंजर्वेशन आपको पता होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम अगर हम बात करें तो लीनियर मोमेंटम होता है p, और इसको हम डिनोट करते हैं F इक्वल टू dp अपॉन dt। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो जब भी, अब ध्यान दो, हम कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट तब होगा जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और डिफरेंशिएशन जीरो तब होगा जब उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। इसको मैं बता देता हूँ, आगे बता देता हूँ, एक बार इसको मिटा लेते हैं। मैंने क्या कहा, मैं इसको दोबारा कहता हूँ कि हम कहते हैं कि जब भी हमारा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, तो ये फोर्स कैसा फोर्स होता है इसको ध्यान देना है। यहाँ पर ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, आपको ध्यान देना है, इंटरनल फोर्स नहीं होता है यहाँ पर, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो बाहर से लगाया जाता है किसी सिस्टम पर। तो जब भी किसी सिस्टम पर बाहर से लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू अगर जीरो होती है, एफ एक्सटर्नल अगर जीरो होता है, तो एफ एक्सटर्नल अगर जीरो होता है तो हमारे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होता है। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब कंजर्व होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। कंजर्व क्यों होता है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मोमेंटम और कोई भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो तब होता है जब हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट हो। तो मोमेंटम कैसा हो जाएगा हमारा, उस टाइम पर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो रही हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम में भी हम सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। हम जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है टॉर्क पर। तो टॉर्क इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। एल इक्वल टू एल आर क्रॉस पी, आप इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क मतलब कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। रोटेशनल फोर्स, जब भी हम रोटेशनल फोर्स की बात करेंगे, रोटेशनल मोशन के अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज नोन एज टॉर्क। तो जो रोटेशनल फोर्स होता है वो होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी हमारे पास अगर बॉडी है उसमें हम कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब होगा जब उसमें लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, दैट इज कंजर्व होगा। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट अप्लाइड। तो अगर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है तो हम कहेंगे कि हमारा एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा। सो इसको आप नोट कर सकते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ मैन जम्प्स आउट ऑफ अ बोट ऑन टू द शोर। एक आदमी क्या कर रहा है, जंप कर रहा है अपनी बोट से शोर पर।
किनारे पर, द बोट मूव्स बैकवर्ड, दिस इज ड्यू टू। अब आपको ध्यान देना है, देखो थोड़ा सा आपको इसका लॉ पता होना चाहिए कि ये जो बोट और ये वाला सिस्टम हमने बात करी, दैट इज नोन एज एक्शन रिएक्शन। आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है हमसे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपने क्या किया, बोट के ऊपर फोर्स लगाया। जब आपने बोट के ऊपर फोर्स लगाया तो आपने बोट के ऊपर एक्शन किया। उस एक्शन की वजह से बोट ने आपको एक रिएक्शन का फोर्स दिया जो आप बाहर जंप कर गए। तो एक्शन आपने बोट पर किया, बोट के एक्शन की वजह से आप पर एक रिएक्शन का फोर्स हुआ। तो हुआ क्या, जब आपने एक्शन किया तो बोट पीछे की तरफ को गई और बोट ने रिएक्शन में आपको आगे की तरफ को फोर्स दिया। तो एवरी एक्शन, आपने बोट पर एक्शन किया, ध्यान देना यहाँ पर दोनों फोर्सेस अपोजिट और इक्वल हैं और दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पर वर्क करती हैं। तो आपने फोर्स लगाया बोट पर और बोट ने फोर्स लगाया आपकी बॉडी पर, उस मैन की बॉडी पर। तो इस वजह से, उस फोर्स की वजह से जो बोट है वो पीछे की तरफ को चली गई। और किस पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल, और ये न्यूटन का थर्ड लॉ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है अ बैले डांसर स्पिन फास्टर व्हेन शी फोल्ड हर आर्म्स, दिस इज ड्यू टू। अब आपको ध्यान देना है कि एक बैले डांसर जब अपने हाथ को फैलाती है अपने बॉडी से, तो उस टाइम पर उसका जो स्पिन होता है, उसका जो रोटेशन होता है वो स्लाइटली स्लो होता है एज कम्पेयर टू जब वो अपने हाथ को फ्लोट कर लेती है। ऐसा क्यों होता है, कौन सा प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होता है? क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होता है, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से होता है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है इस वजह से होता है? तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि दिस इज ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको हम एक फिगर से समझते हैं। यहाँ पर एक फिगर है जिसमें दिखाया गया है कि जब जो बैले डांसर है अपने हाथ को फैलाती है तो उस टाइम पर उसका स्पिन ओमेगा स्मॉल होता है। ओमेगा मतलब एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है L इक्वल टू आई ओमेगा, L इक्वल टू आई ओमेगा, वेयर I इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो अभी आपको ध्यान देना कि I हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, या हाफ mr स्क्वायर। अलग अलग बॉडीज़ के लिए अलग अलग निकल करके आता है। जो जनरल फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। वैसे ही हमारे पास L इक्वल टू, अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर ओमेगा। तो जब हमारी बैले डांसर अपने हाथों को फैलाती है तो उसका रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ जाता है। अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे, जिस रेडियस से वो रोटेट कर रही है उसका रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा, सो इन ऑर्डर टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा की वैल्यू वहाँ पर कम होती है। सो व्हेन बैले डांसर अपने हाथों को फैलाती है अपनी बॉडी से तो उसका रेडियस बढ़ जाता है, जिससे आई की वैल्यू बढ़ जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो स्मॉल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों को अपनी बॉडी से क्लोज लाती है तो हमने उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगाया नहीं, तो वहाँ पर उसको क्या करना है, अपनी बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना है। और कंजर्व कैसे करेगी, जैसे ही उसने अपने हाथ को अपनी बॉडी से नज़दीक लाया तो आई की वैल्यू सडनली कम हो गई, और जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो टोटल हमारे एंगुलर मोमेंटम को तो सेम रहना चाहिए था। उसको सेम करने के लिए वहाँ पर क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सो टू मेंटेन द कंजर्वेशन लॉ, टू मेंटेन द एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट करने के लिए वो क्या होता है, वहाँ पर उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिससे वो क्या होगा, फास्ट रोटेट करती है। तो इस बात को आपने ध्यान देना है। सो व्हेन अ बैले डांसर, एक बहुत जगह यह प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो बैले डांसर के केस में क्या होगा, वो अपने हाथों को दूर फैलाती है तो धीरे से मूव करती है, धीरे से रोटेट करती है, और जब वो अपने नज़दीक ले आती है बॉडी के, उस टाइम पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। और जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, सो इन ऑर्डर टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज। तो वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, अभी मैंने आपको बताया था, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जिसमें क्या होता है, जो पाथ से डिपेंडेंट नहीं होते, जो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज में कौन कौन से फोर्स आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स हैं।
और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कौन से फोर्स होते हैं, जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पाथ डिपेंडेंट है, एयर रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी, ये सब क्या है, विस्कस फोर्स, ये सब क्या है, हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज कॉल्ड, सी इज करेक्ट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स हियर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अ फोर्स F acts on a particle whose potential energy at a certain point is this UR, certain point R is UR, U is a function of R, that is potential energy. If F is conservative force then, तो आपको ध्यान देना है, जब भी हमारा कोई बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स को डिनोट करता है, चाहे वो कंजर्वेटिव फील्ड हो या कंजर्वेटिव फोर्स हो, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसका कर्ल जीरो होता है, उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं होती, दैट इज कर्ल इज जीरो। तो डेल क्रॉस एफ, कर्ल ऑफ दैट फोर्स इज जीरो। सो ये वाइस वर्सा ट्रू है, अगर हमारा कर्ल किसी भी फील्ड का जीरो आता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। अगर वो फील्ड कंजर्वेटिव है सो उसका कर्ल जीरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपको ध्यान देना है, द कर्ल ऑफ फोर्स फील्ड एफ इज जीरो। सो मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेटिव फोर्स एफ कैन बी रिप्रेजेंटेड वेयर सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग। तो यू यहाँ पर जो डिनोट कर रहा है, यू हमको डिनोट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल को, और कर्ल हो गया, और GRAD का मतलब है ग्रेडियंट। तो इसको यू लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये मिसिंग है यहाँ पर थोड़ा सा। तो अब आपको ध्यान देना, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात होती है, तो अभी हमने एक चीज़ देखी, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर उसका कर्ल क्या होता है, कर्ल हमारे पास जीरो होता है, कर्ल वहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड। एक और क्वांटिटी होती है जहाँ पर अगर हमारे पास अगर एक फोर्स कंजर्वेटिव है तो उस फोर्स का जो वैल्यू होती है वो होती है निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ऑप्शन नंबर, इसको सही कर लेते GRAD, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो व्हेन अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इट इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अगर हमें पोटेंशियल गिवन होगा तो उसका ग्रेडियंट निकाल करके और उसमें निगेटिव लेकर के हम क्या कर सकते हैं, उस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेडियंट को हम लिखते हैं डेल से, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंबल के फॉर्म में, F इक्वल टू माइनस डेल यू। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसको अलग अलग तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारा कर्ल जीरो होता है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, लाइन इंटीग्रल जीरो होता है, एक और क्वांटिटी होती है लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल, एफ डॉट DL, इसकी वैल्यू भी ओवर द कर्व, ये भी जीरो होती है। ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस के क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। सो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे उनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।